देश की तमाम अहम खबरों के लिए आइए रुख करते हैं सोशल मीडिया पर। लक्ष्मी प्रताप सिंह लिखते हैं, सरकारी संस्थान ICMR की रिपोर्ट बता रही है कि केंद्र सरकार ने अभी तक कोरोना टेस्टों पर सिर्फ 120 करोड़ रुपए खर्च किए हैं। इसमें वो खर्चा भी शामिल है जो टेस्टिंग के लिए सरकार ने राज्यों को दिए हैं। एक बार दोबारा से पढ़ लीजिए, 120 करोड़ रुपए। यही वो सरकार है जिसने दीनदयाल उपाध्याय की जन्म शताब्दी पर 100 करोड़ रुपए खर्च कर दिए थे। यही वो सरकार है जिसने एक मूर्ति पर 3000 करोड़ रुपए दिए थे। यही वो सरकार है जिसने केवल अखबारों के विज्ञापनों पर 1500 करोड़ रुपए खर्च कर दिए थे। यही सरकार है जिसने कुंभ मेले पर 1500 करोड़ रुपए खर्च कर दिए थे। यही वो सरकार है जिसने दीपोत्सव महोत्सव पर 133 करोड़ रुपए खर्च कर दिए थे। यही वो सरकार है जिसने NRC पर 120 करोड़ रुपए खर्च कर दिए थे। ऐसी बेफिजूल खर्चे गिनाने के लिए अनगिनत आंकड़े हैं, पर क्या फ़ायदा जब आपको समझना ही नहीं। लेकिन टेस्टिंग पर अब तक सिर्फ 120 करोड़ रुपए खर्च किए गए हैं। ये कितने शर्म की बात है। क्या भक्त अब भी यही तर्क देंगे कि भारत एक गरीब देश है? क्या भक्त अब भी यही कहेंगे कि हमारे पास संसाधन नहीं है इसलिए टेस्ट कम हो पा रहा है? आगे जैन जिज्ञासु लिखते हैं, बिहार की मौजूदा सरकार अति पिछड़ों के वोट पर टिकी हुई है। पिछले 15 सालों से लगातार नीतीश जी ने अति पिछड़ों का सार्वजनिक दोहन कर वोट लिया है और आज उसी अति पिछड़े समाज के नौजवानों की सबसे ज़्यादा हत्याएं हो रही है। उस समाज का कोई युवा राजनीतिक में कदम रखता है तो पुलिस के ज़रिए उसे टॉर्चर कराया जाता है। अति पिछड़े समाज को सबसे ज़्यादा राजनीतिक व प्रशासनिक हिस्सेदारी जनता दल के समय में मिली। जो लोग विधानसभा व लोकसभा नहीं पहुंच पाते थे उन्हें लालू जी व राबड़ी जी विधान परिषद व राज्यसभा भेजा करते थे। इनका आरक्षण बढ़ाकर लालू जी ने 14% और राबड़ी जी ने 18% किया। तेजस्वी जी बार बार कह रहे हैं कि इसे बढ़ाकर 40% करने के लिए हम संघर्ष करेंगे, सरकार बनाने पर फौरन ये काम करेंगे। वहीं नीतीश कुमार ने बड़ी चतुराई से अति पिछड़े समाज को अपने पक्ष में किया और इस्तेमाल करके मौत के मुंह में ढकेल दिया। बेगूसराय में जिस तरह से बढ़ई समाज के न्यायपसंद सामाजिक कार्यकर्ता संतोष की सत्ता संरक्षण में हत्या हुई, उससे अति पिछड़ा समाज को सबक लेना चाहिए। आज भी हमारी पार्टी राजद उनकी हिमायत में खड़ी है। हमारे विधायक उपेंद्र पासवान जी ने हर संभव कोशिश की कि उस नौजवान को बचाया जा सके। मुश्किल वक्त है। संघी मानसिकता के लोग बिहार का शासन प्रशासन चला रहे हैं। नीतीश जी चुपचाप टुकुर टुकुर देख रहे हैं। नीतीश कुमार कोयली समाज के भी उतने ही बड़े दुश्मन हैं। बिहार लेलिन बाबू जगदेव जिनके संघर्ष की परंपरा से हम सब सीखते रहे हैं, उनके हत्यारे रामाश्रय सिंह को उन्होंने जल संसाधन मंत्री व संसदीय कार्य मंत्री बनाया। इतना ही नहीं, उस रामाश्रय सिंह की प्रतिमा का अनावरण भी खुद नीतीश जी ने जाकर उस इलाके में किया जहां जगदेव बाबू का कत्ल किया गया है। माजिद मजाज लिखते हैं, डीजल पेट्रोल और राष्ट्रवाद है संपन्न है, त्याग है, प्रेम है, विश्वास है। आप जितना अधिक महंगा खरीदेंगे राष्ट्र की सेवा उतना अच्छे से करेंगे। आपका पैसा गलत हाथों में नहीं जा रहा है इस वक्त, इसलिए निश्चित रहिए। कच्चा तेल फ्री में मिल रहा है तो क्या हुआ? वामपंथियों की बातों में मत आइए। ये तो 1947 का डेटा निकाल कर लाते हैं, फिर कहने लगते हैं उस वक्त तो कच्चे तेल की कीमत आज से अधिक थी, तब 27 पैसे लीटर प्रति पेट्रोल बिकता था। हाँ, आपकी बात ठीक है कि इस हिसाब से इस वक्त अधिकतम 20 रुपये में पेट्रोल बिकना चाहिए, पर तब के पेट्रोल डीजल में राष्ट्रवाद थोड़े मिला होता था। अब कोरोना बताएगा इन्हें कि राष्ट्र प्रथा ध्यान दे, यहाँ राष्ट्र मतलब सरकार। आगे सौरभ यादव भी लिखते हैं, पिछले हफ्ते जब यही बात राहुल गांधी ने बोली थी उस वक्त बीजेपी प्रवक्ताओं और IT सेल ने उनका बड़ा मजाक उड़ाया था। अब WHO भी वही बात कह रहा है। ऐसे वक्त में भी सरकार में बैठे लोग विपक्ष के नेता की बात का मजाक बना रहे हैं। इसे हल्का और क्या हो सकता है? दरअसल ये भी नेता, प्रवक्ता, प्रधानमंत्री की उस बात का ही मजाक बना रहे हैं जिसने उन्होंने विपक्ष की अहमियत का जिक्र किया था। गौरव सोलंकी लिखते हैं, जान बचाने के लिए हाथ जोड़ते
उन निरही बुजुर्ग का चेहरा अभी भी आंखों के सामने है। वे जैसे हम सबसे भीख मांगने की मदद मांग रहे थे। ये पहली बार मॉब लिंचिंग नहीं है और अफसोस की न आखिरी है। इतनी सारी अफवाहें, नफरत और हिंसा हमने अपने बीच आराम से पनपने दी है। बहुतों ने इसे सेलिब्रेट तक किया है। एक लिंचिंग से दूसरी लिंचिंग के बीच भड़काते हुए एंकर झूठे नफरत भरे मैसेज भेजते आम लोगों तक और लिंचिंग के आरोपियों को सम्मानित करते नेता, सबके हाथ इस खून से रंगे हुए हैं। किसी लिंचिंग को डायरेक्टली या इनडायरेक्टली सपोर्ट करना या सज़ा ना देना अगली किसी हत्यारी भीड़ को बहुत ताकत देता है। आगे गिरीश मालविया लिखते हैं, गृह मंत्रालय कह रहा है इंदौर, मुंबई, पुणे, जयपुर, कोलकाता और पश्चिम बंगाल के कुछ संस्थानों में कोरोना की स्थिति गंभीर है। इन इलाकों में केंद्र की टीम दौरा करेगी तथा मौके पर स्थिति का आकलन कर केंद्र को रिपोर्ट देकर उपाय सुझाएंगे। लेकिन सबसे ज़्यादा खराब हालत तो अहमदाबाद, गुजरात का है, पर उसका नाम लेने से गृह मंत्रालय को लाज आ रही है। कोलकाता में 20 अप्रैल तक कुल 105 मामले आए हैं। पश्चिम बंगाल में टोटल मामले 349 है। उसकी तुलना में गुजरात में कोरोना से संक्रमित मामलों की संख्या 2066 पहुंच गई है। वहां कोरोना से अब तक 77 लोगों की मौतें हो चुकी हैं। अहमदाबाद में हालात बेहद बुरे हैं। सिर्फ अहमदाबाद में ही नहीं, मरीजों की संख्या 1192 पहुंच गई है। अहमदाबाद में देश के 26 राज्य से सबसे अधिक संख्या में मामला मिला है, तो अहमदाबाद में 32 पुलिसकर्मी, 50 डॉक्टर, पैरामेडिकल टीम व 15 मनपा अधिकारी कोरोना संक्रमित मिले हैं। फिर भी गृह मंत्रालय वहां की स्थिति को गंभीर नहीं मान रहा है। इस संकट काल में भी बेहद घटिया राजनीति खेली जा रही है। आगे जितेंद्र नारायण लिखते हैं, संघ ने कायरों और जाहिलों के लिए एक ऐसी फौज तैयार की है जिसने अरब देशों के सामने भारत की नाक कटवा दी है। वैसे भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पहले ही हाइड्रोक्सीक्लोरोक्वीन दवा के बाद मुद्दे पर ट्रंप के सामने झुककर पूरी दुनिया के सामने भारत की नाक कटवा चुके हैं, इसलिए ये तो उनके लिए बहुत छोटी सी बात होगी। गिरीश मालविया लिखते हैं, लीजिए अब क्या करेंगे आप, कैसे टेस्टिंग होगी जनता की। राजस्थान सरकार ने कोरोना की रैपिड टेस्टिंग किट को ही फेल बता दिया है, जबकि राजस्थान ही देश का पहला राज्य जहां रैपिड टेस्ट किट के इस्तेमाल को मंजूरी दी गई थी। रैपिड एंटीबॉडी टेस्ट इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च यानी कि ICMR के दिशा निर्देशों के तहत ही किए जा रहे थे। दिल्ली और उत्तराखंड में कल से एंटीबॉडी रैपिड टेस्ट की शुरुआत हो गई है, लेकिन आज से राजस्थान में रैपिड टेस्ट किट से टेस्टिंग पर रोक लगा दी गई है। अब तक 40,000 किए जा चुके हैं और 1 लाख किट मांगने का और नया ऑर्डर किया गया है। एक किट की कीमत सिर्फ 600 रुपये बताई जा रही है और ख़ास बात यह है कि टेस्ट किट की खरीद भी ICMR की स्वीकृति के बाद की गई है। इस किट को कोरोना जांच में फैल पाया गया रैपिड टेस्ट किट की 1232 लोगों के टेस्ट किए गए, सिर्फ 2 लोगों को पॉजिटिव होने के संकेत मिले। टेस्ट के नतीजे कितने सही है ये जानने के लिए संक्रमितों की जांच की गई, उनको भी इनसे नेगेटिव बता दिया गया। राजस्थान के स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर रघु शर्मा ने बताया कि रैपिड टेस्टिंग किट का प्रभाव जानने के लिए एक कमेटी बनाई थी। इन किट्स की एक्यूरेसी 90% होनी चाहिए थी, लेकिन ये महज 5.4% ही आ रही है। टेस्टिंग के वक्त तापमान को लेकर जो गाइडलाइन थी उनका भी पालन किया गया था। इसके बावजूद परिणाम सटीक नहीं है। शर्मा के मुताबिक विशेषज्ञों की टीम ने सलाह दी है कि इस टेस्टिंग किट के इस्तेमाल से कोई फ़ायदा नहीं है। ऐसे में रैपिड टेस्टिंग किट से जांच रोक दी गई है। अब पहले की तरह PCR से जैसे जांच होगी उससे तेज़ी लाई जाएगी। आगे जॉन अब्दुल्ला लिखते हैं, ये ऊना वासियों का आंतरिक मामला था। दिल्ली में बैठे और हॉर्वर्ड में ज्ञान बांटने वाले एक भाई साहब बिना वजह 2 भाइयों के आंतरिक मामले में बीड़ी का बंडल सुलगा रहे हैं। ऊना एक सेकुलर सिटी है और यहाँ उनका आंतरिक मामला #नो योर मंडल के साथ भाई साहब की आवाज़ हॉर्वर्ड के बगल में बैठे AK हंगल तक पहुँचाइए। प्रमोद फावा लिखते हैं, दुबई में शांति से बैठा था और मोदी जी के 14 दिन के लॉकडाउन को मास्टर स्ट्रोक बता रहा था। साथ ही शाहीन बाग की माता बहनों को उनके बच्चों की याद दिला रहा था। अचानक ट्वीट करना भूल गया और शक्ल भी बदल गई। लेकिन याद रखें कि इतनी नफरत फैलाने के बाद भी किसी शेख ने भारत भारतीय समाज या हिंदू समुदाय के विरुद्ध में कोई शब्द नहीं बोला है। सभी ट्वीटर्स में RSS, BJP, मोदी जी ये ना अंधभक्त
की ही आलोचना की गई है। यही अहले हिंदुस्तान की मिट्टी की खासियत है जो हमारी सांझी विरासत को सम्मान दिलाते हैं। यकीनन हम इसे किसी की बदनज़र नहीं लगने देंगे। ऐसे ऐसे कई काले पीले नीले झंडे वाले फना हो गए। आगे सत्यार्थी लिखते हैं, बंदी और मंदी की मार भारत में झेल रहे जातियों की बात कीजिए। भारत की आर्थिक व्यवस्था जाति आधारित है, गरीबी जाति आधारित है। कौन सी जातियों ने कितनी जातियों का हक खाकर भारत को एक राष्ट्र बनाने की संकल्पना से दूर रखा है, उसकी राष्ट्र बनने की चाहत को ख़त्म किया। वो कितने फीसदी हैं जो समाज ने धर्म की बात कर समाज के बड़े धर्मविहीन लोगों को पाखंड अंधविश्वास से जोड़ते हैं, उनकी बात कीजिए। भारत की असल समस्या यही है। नोट, 95% चांसेस सुनील ओबीसी यानी दलित समुदाय से था, वहीं जिसकी एससी ने लड़कर आरक्षण दिलाया था, वही जिससे युवा युवतियां कॉलेज यूनिवर्सिटी में आर्ट ऑफ लूटिंग जग्गी सैद गुरु के लिए चटाई बिछाते इस्कॉन में जाकर मानसिक गुलामी करते, वही जिनको प्रेरणा लेने के लिए संदीप महेश्वरी जैसे ब्रेन वॉशर के पास जाने की ज़रूरत होती है। नदीम खान लिखते हैं, सोशल मीडिया पोस्ट पर गैरकानूनी गतिविधि रोकथाम अधिनियम के तहत कश्मीरी महिला फ्रीलांसर फोटो जर्नलिस्ट मुसर्रत जहरा के खिलाफ मुकदमा दायर किया गया। यह मामला FIR नंबर 10/2020 US 13 UP अधिनियम और 505 IPC साइबर क्षेत्र कश्मीरी क्षेत्र में दर्ज किया गया है। भारतीय बल से अत्याचारों के कारण घाटी में मुसर्रत के फोटोस्टेट दुख और पीड़ा में बढ़ रहे हैं। प्राथमिक में जहर पर युवाओं को प्रेरित करने और सार्वजनिक शांति पर अपराधों को बढ़ावा देने के लिए आपराधिक इरादे से राष्ट्र विरोधी पोस्ट अपलोड करने का आरोप लगाया गया है। जहरा ने मीडिया को बताया है कि उन्हें आधिकारिक तौर पर सूचित नहीं किया गया है कि उनके खिलाफ मामला दर्ज किया गया है। मेरे सहयोगियों ने मुझे इस बारे में बताया है। उसने कहा, पत्रकार प्रेस की स्वतंत्रता को चुप कराने के लिए पुलिस की कार्रवाई की निंदा कर रहे हैं। मुसर्रत जहरा के काम ने अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर वॉशिंगटन पोस्टर, अल जजीरा, TRT वर्ल्ड, द कारवां पत्रिका आदि संगठनों के साथ प्रकाशित किया है। घाटी में महिलाओं की गहरी समझ के लिए उनकी तस्वीरें समीक्षकों द्वारा प्रशंसित थी। कश्मीर अधिकारी कार्यकर्ता खुर्रम परवेज ने फेसबुक में लिखा है, ये अभिव्यक्त के स्वतंत्रता के अधिकार पर एक बड़ा हमला है। सरकार को इस मामले को रद्द करना चाहिए और अन्य पत्रकारों पर सभी प्रकार के डर को ख़त्म करना चाहिए। जहरा कश्मीर की दूसरी पत्रकार है जिनके खिलाफ UAP के तहत मुकदमा दायर किया गया है। इससे पहले श्रीनगर आधारित पत्रकार आसिफ सुल्तान को भी कथित तौर पर प्रतिबंधित आतंकवादी संगठन को रसद समर्थन प्रदान करने के लिए उसे अधिनियम के तहत मामला दर्ज किया गया था। अबू शम्स फैज़ लिखते हैं, फरवरी मार्च में 25,000 विदेशी और 50,000 भारतीय विदेशों से भारत आए। उनमें 960 लोग जमात से जुड़े थे। जमाती लोगों के तो अपराधी की तरह पकड़ा गया, लेकिन उन 74,000 लोगों की खोजबीन क्यों नहीं हुई? उन लोगों को पकड़कर आइसोलेशन में अब तक क्यों नहीं रखा गया? और इस बात को छुपाने के लिए हमारे प्रधानमंत्री 14 अप्रैल को झूठा दावा किया कि हमने एक कोरोना केस मिलने के बाद से ही एयरपोर्ट पर विदेशों से आए लोगों को आइसोलेशन कराना शुरू कर दिया था। केवल जमात के लोगों को टारगेट करना उचित नहीं। शुक्र है कि जमात के लोगों की जाँच हुई, जो संक्रमित निकले उनका इलाज किया जा रहा है। होना तो ये चाहिए कि जमातियों को केस मिलने के बाद फरवरी मार्च में विदेशों से आए उन सभी 74,000 लोगों की जांच की जाए, मगर यहाँ तो जमाती को अपराधी ठहराकर मीडिया सरकार की नाकामी को छुपा रही है।